नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। एक बार फिर हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो 40 मजदूर फंसे हुए थे निर्माणाधीन सुरंग में, वो अभी भी फंसे हुए हैं। उस सुरंग के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम तरह की मशीनें, उपकरण वहां पर ले जाई गई है। उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिशें हो रही है। अब तक इन मजदूरों को निकाला हालांकि नहीं जा सका है। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बचाव दल के जो लोग हैं उनके साथ वो लगातार इन मजदूरों के संपर्क में हैं। फंसे लोगों तक लगातार ऑक्सीजन, खाना पानी और दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं। कल मजदूरों को निकालने के लिए 3 फीट चौड़ी पाइप यहां पर डालने की कोशिश की गई तो वो नाकाम रही। लगातार दरअसल यहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से, भूस्खलन की वजह से यहां पर बचाव के काम में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी वजह से बचाव दल को अपनी रणनीति यहां पर बदलनी भी पड़ रही है। बचाव दल तमाम तरह की कोशिश कर मजदूरों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार बचाव के काम में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और वो लगातार राहत और बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि इस टनल के अंदर फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ के अधिकारी ने अंदर फंसे लोगों से वॉकी टॉकी के जरिए बात भी की। अच्छा, परेशान मत हो गया, बहुत लोग बात कर रहे बचाने खातिर। आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। तो रविवार सुबह ये घटना हुई थी और आज बुधवार का दिन है। हम देख रहे हैं लगातार कितने घंटों, 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको बचाने की कोशिशें चल रही है। उत्तरकाशी से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत की ये रिपोर्ट। 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। 40 जिंदगियां इस टनल में अभी भी फंसी हुई है, जिनको लेकर जद्दोजहद चल रही है उनको बाहर कैसे निकाला जा सके। सिलक्यारा के इस टनल में रविवार सुबह 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ था और तब से अब तक अगर चीज़ों को देखें तो कई कोशिशें की जा चुकी है। जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा बाहर निकाला जा चुका है। इसके अलावा ऑगर मशीन लगाई गई है, पाइप से के द्वारा लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑगर मशीन सफल नहीं हो पाई है क्योंकि मलबा आने के कारण वो उसके जो प्लेटफॉर्म था और उसके अलावा जो मशीन थी उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अब ऐसे में सभी की उम्मीदें अब इस बात पे है कि आखिर कैसे इनको बाहर निकाला जा सके। न सिर्फ यहाँ के कर्मचारी बल्कि अंदर रहने वाले जो कर्मचारी जो फंसे हैं उनके लिए भी एक इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और उनके परिजनों का भी इंतज़ार बढ़ता जा रहा है कि आखिर वो कब निकलेंगे। इसके अलावा एक नई जानकारी ये मिली है कि अब एक नई मशीन मंगाई जा रही है जो कि एयरलिफ्ट की जाएगी और ये मशीन बाहर से आ रही है, यानी दिल्ली या फिर उसके आसपास के गाजियाबाद क्षेत्र से आ रही है। और इस मशीन की खास बात यह है कि ये बड़े तेज़ी से ड्रिलिंग करेगी और जो मटेरियल दूसरी मशीन को तोड़ रहा था वो नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद अब उस पर टिकी है। हालांकि ये जानकारी अभी फिलहाल अंदर से जो लोग आ रहे थे उनसे मिल पाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि 72 घंटे से ऊपर के जो समय हो चुका है उसमें आखिर कब इन लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो 72 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। जाहिर सी बात है, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं, उन्हें उनकी चिंता सता रही है। उन परिजनों से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक परिजन मौजूद है जिनके जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और वो सुपरवाइज़र है, गब्बर सिंह नेगी उनका नाम है। ये उनके बेटे हैं। बेटे आपका नाम क्या है? सर, आकाश सिंह नेगी। आकाश, आपके फादर यहाँ पे किस पोस्ट पे है और कब आपको पता लगा था, आपकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई पाई है? मेरे फादर यहाँ सुपरवाइज़र की पोस्ट में है। मुझे परसों सुबह पता लगा और अभी सुबह 8:30 बजे मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि हौसला, यहाँ सबका मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ और घर में यह बोलना कि सब कोई चिंता ना करे और यहाँ पर खाने पाने की व्यवस्था सही है और चोट वगैरह सबसे मेन बात कि किसी को नहीं लगी है। अच्छा, बातचीत कैसे हुई? पाइप, एक ऑक्सीजन पाइप के ज़रिए। अच्छा, ऑक्सीजन पाइप से वहाँ से बातचीत कर रहे हो? हाँ जी, पाइप के ज़रिए बातचीत हुई।
अच्छा, आपके फादर वहाँ और लोगों को भी हिम्मत बता रहे कि वो बड़े हिम्मत वाले और सभी लोगों को से उनसे बात करिए। आपको किस तरीके से आपको लग रहा है कि वो जल्द बाहर आएंगे और जल्द उनसे फिर एक बार मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जल्दी बाहर आ जाएंगे वो, ऐसा बोल रहे इंजीनियर्स की 8-9 घंटे में आ जाएंगे बाहर, तो उनके अकॉर्डिंग तो आ ही जाएंगे जल्दी बाहर। आप उनके ताऊजी हैं, क्योंकि जो गब्बर सिंह ने बता रहे कि बड़े उनका अच्छा स्वभाव है और सभी को एकजुट रखते हैं, यही वजह है कि वो अंदर सभी मजदूर उनके कारण ही एकजुट है और घबरा नहीं रहे हैं और जल्द ही बाहर आने की सभी कामना कर रहे हैं। हाँ, मैं महाराज सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी मेरे छोटा भाई है। अच्छा, और उनको इस कंपनी में काम करते करते तकरीबन 22-23 साल हो चुका है। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से कि जो 40 मजदूर उनके साथ में वो अभी तक वहाँ पर सुरक्षित है। अच्छा, आपसे कंपनी वालों ने बात की होगी, क्या बताया कंपनी वालों ने? मैं कल शाम को यहाँ रात को 12 बजे पहुँचा, कोटद्वार से चले थे हम लोग दिन में 2 बजे। तो जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है, सबसे बातचीत की भाई जो सुरंग में फंसे हैं हमारे भाई लोग, उनके क्या हाल चाल है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उनको मतलब कि किस प्रकार से वहाँ राशन पहुँचाने जा रहा है, या पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, और कोई मतलब मेडिसिन वगैरह की तो किस प्रकार से आप उनको दे रहे हैं, भेज रहे हो। तो उन्होंने सारी चीज़ मेरे को समझाई है कि हम जो वहाँ पर ऑक्सीजन पाइप लगा हो ऑक्सीजन के लिए, तो और वही हम जो पाइप भेज रहे हैं उनको मतलब जैसे मतलब कि ड्राई फ्रूट हो गया, चाहे वो बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, टॉफ़ी हो गई, इस प्रकार जिससे मतलब कि उनका गुजारा चलता रहे। तो ये तमाम सारे परिजन हैं, इनकी तरह और भी परिजन तमाम इस बात से इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके जो परिजन हैं वो बाहर आएँ और वो उनसे मिले। हमारी भी इन भगवान से और सभी लोगों से की दुआ है कि वो जल्द बाहर आए और इनसे मिल सके। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि सुरक्षित जल्द से जल्द 40 जो लोग फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए, लेकिन सुरंग में मजदूर अभी कहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है, उस पर देखते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। आइए देखते हैं। सिलक्यारा टनल में 40 लोगों को जो फंसे हैं उनको बचाने की जद्दोजहद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस वक्त ये जो पूरा जो मैप है ये सिलक्यारा टनल का मैप है। यहाँ से स्टार्टिंग है सिलक्यारा से और ये बरकोट है। दरअसल ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बनाई जा रही है। 4.58 किलोमीटर की टनल है और इस टनल में अगर देखा जाए तो यहाँ से एंट्री है जो सामने तस्वीरें नजर आ रही है और ये 250 मीटर यहाँ पर 250 मीटर के इधर यहाँ पर ये मलबा आने के कारण ये लोग फंसे हैं और लगभग 2350 तक ये बन चुकी है। ये 2350 है। लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक का इनके पास स्पेस है। यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन और फूड सप्लाई किया जा रहा है। बरकोट से यहाँ जो बरकोट से बन रही है, ये एक दूसरा पार्ट दिखाता हूँ मैं बरकोट का। ये बरकोट से यहाँ से टनल बन रही है। लगभग यहाँ बरकोट से और सिलक्यारा से दोनों के बीच में ये दोनों काम चल रहा था और लगभग 480 मीटर ये पैच बचा है ये पूरा टनल को जोड़ने के लिए। यानी ये साइड अगर सिलक्यारा देखा जाए तो ये गंगोत्री की साइड हुई और बरकोट की साइड, इधर बरकोट की साइड यमुनोत्री की तरफ हुई। तो 4.5 किलोमीटर की सुरंग है और लोगों को कोई दिक्कतें ना हो इसलिए सुरंग बना रही थी ताकि वो टाइम उनका बचे। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ पर 250 मीटर पर काम करते हुए लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पर आके वो फंस गए हैं और फंस गए। लगातार इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूँकि ऑगर मशीन आई है और उसे स्टील पाइप डाले जाएंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा। लगातार हर कोई यहाँ प्रयास कर रहा है, चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या फिर कंपनी के लोग हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और आपको बता दें कि आज बिरसा मुंडा की जयंती है और संसद भवन में आज विशेष कार्यक्रम है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं संसद भवन। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को तो यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और आज आपको बता दें आज ही झारखंड के स्थापना दिवस भी है और इस मौके पर बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनके गांव जाएंगे आज प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति और साथ ही
लोकसभा स्पीकर को यहाँ पर आप राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से जो है ताज़ा अपडेट के साथ। राजीव, हम तस्वीरों में देख रहे हैं आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है और आज बिरसा मुंडा जयंती है। इस खास मौके पर संसद परिसर में, संसद भवन के भीतर क्या कुछ हो रहा है, बताएं आप। संसद भवन की एक परंपरा है कि जो भी बड़े लोग होते हैं, बड़ी डिग्निटी होती है, उनका कुछ दिवस होता है तो उस पर श्रद्धांजलि दिया जाता है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं, जो खुद भी आदिवासी हैं और पहली बार देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला इतने ऊंचे पद पर। और आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्र की ओर से जो है भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। झारखंड के हैं और प्रधानमंत्री खुद जो है आज उनके गांव गए हुए हैं। तो आदिवासियों को लेकर जो सरकार की जो नीति है उसको लेकर उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है दिल्ली में संसद भवन में जो आदिवासियों के जो सबसे बड़े मसीहा कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, बिरसा मुंडा जो है उनको श्रद्धांजलि यहाँ संसद भवन में दे रही हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जो है आदिवासियों के बिरसा मुंडा के गांव गए हुए हैं, उन हालात को देखने के लिए गए हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे आदिवासियों को कल्याण के लिए कहा। तो बिरसा मुंडा की आज जयंती है और ये केवल संसद भवन और झारखंड में नहीं मनाया जा रहा है बल्कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इसी का की सरकार की ओर से 24,000 करोड़ की एक योजना शुरू की गई है जो पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री जो है झारखंड के जो खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, अलीहातू गांव जाएंगे और राष्ट्रपति यहाँ श्रद्धांजलि दे रही है। तो एक बड़ी जिसको कह सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर जो सरकार की जो नीति है उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, उनके लिए बहुत कुछ किया जाए, उसका ये प्रतिलिखित होता है कि देश का जो सबसे राष्ट्रपति संसद भवन में और प्रधानमंत्री जो है बिरसा मुंडा के गांव में। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव में भी होंगे और जैसे कि आपने बताया संसद की ये परंपरा रही है कि जो नामी शख्सियतें जिनका अहम योगदान रहा है उनको किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। आप राष्ट्रपति को भी देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को। आपको बता दें भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे बिरसा मुंडा। उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया लोगों को और बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला और आज उनको नमन करने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। कल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री रांची पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और एयरपोर्ट से राजभवन के रास्ते में तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम 2 दिन के दौरे पर रांची पहुंचे हैं। कल वो पहुंचे थे, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद बिरसा मुंडा के गाँव भी वो जाएंगे जो कि खूंटी में है। बिरसा मुंडा की जयंती आज है और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी आज जारी की जाएगी और इन सब के अलावा राज्य में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम 6 बजे तक सभी दल प्रचार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो चुका है 20 सीटों पर। 90 में से 70 सीटों पर इस बार 17 तारीख को चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में आपको हम बता दें जो पहले चरण का चुनाव हुआ था वो 7 नवंबर को हुआ था। आज भी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की रैली है।
इससे पहले कल मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। पूरे दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करते हुए रहे और रोड शो में भारी भीड़ यहां पर उमड़ी। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को फिर से वापसी की उम्मीद है। कांग्रेस की जो नैरेटिव है, जो कांग्रेस एक तरह से नैरेटिव लोगों की, तो आप ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड का आज स्थापना दिवस है और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। आज बिरसा मुंडा जयंती भी है और प्रधानमंत्री आज उनके गांव भी जाएंगे, खूंटी जाएंगे। और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर संग्रहालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और संग्रहालय का आज उनको दौरा करना था और यहाँ बिरसा मुंडा के सामने नमन करते हुए आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। झारखंड के वो दौरे पर हैं और आज बताया जा रहा है इस मौके पर, इस खास मौके पर कमजोर जनजातीय समूह के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की जो 15वीं किश्त है वो आज जारी करेंगे। तो झारखंड का आज स्थापना दिवस भी है और बिरसा मुंडा जयंती का मौका है और विशेष अवसर पर झारखंड के दौरे पर हैं। कल वो रांची पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था, उनकी अगुवाई की थी और उसके बाद आज उनके 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, संग्रहालय पहुंचे हैं और स्मृति पार्क और संग्रहालय का दौरा करने के बाद आज प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू, जो कि खूंटी में पड़ता है, वहां जाएंगे। तो आज का मौका खास तौर से झारखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी धूमधाम से इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं बिरसा मुंडा की जयंती को। और आज हमने कुछ देर पहले की तस्वीरें देखी संसद भवन में भी किस तरह से आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी नजर आए थे। तो भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के जो लोग हैं उनके एक लोक नायक थे बिरसा मुंडा, जिनकी आज जयंती है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री आज झारखंड में ही हैं। तो आज इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं और जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यहां पर आज एक ट्वीट किया है, तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम बता दें उन्हें कि बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो संग्रहालय पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके आगे उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो आप देख रहे हैं ट्वीट प्रधानमंत्री ने जो किया है और लिखा है कि झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए सुविख्यात रहा है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
और वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में आज खेला है और वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैच के सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं और इस बीच टिकट ब्लैक करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बुधवार के यानी आज जो मैच होगा उसमें लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के लिए वानखेड़े स्टेडियम तैयार है। सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से लोग अब टिकट हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। मुंबई पुलिस ने टिकट के लिए लोगों को ठगने के आरोप में 2 लोग आकाश कोठारी और रोशन गुरबख्शानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम रोशन संजय गुरबख्शानी है। उसके पास से 2 सेमीफाइनल की टिकट हमें मिली है। उन 2 टिकट को उसने एक टिकट का 1,20,000 के रेट से वो टिकट बेचने की कोशिश की थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच 21 नवंबर को हुआ था उसके भी 4 टिकट उसके पास से पाए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद स्टेडियम का दौरा किया। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो पुलिस की बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो जानकारी मिल रही है कि 120 के करीब अधिकारी रहेंगे सुरक्षा में तैनात, 600 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा SRPF की कंपनी भी यहाँ पर लगाई गई है। क्विक रिस्पांस टीम भी यहाँ पर लगाई गई है और सभी से कहा गया है कि मैच जो है वो भले 2 बजे शुरू होगा लेकिन जो एंट्री है वो सुबह 11:30 बजे से ही खोल दिए जाएंगे। ऐसे जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, सभी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों को स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई भी सामान, पानी की बोतल, पावर बैंक या जल सकने वाला कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि सिक्के, कलम और पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। कल फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए जो वानखेड़े स्टेडियम में है उसके लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है। उसके लिए हर इम्पोर्टेंट जो हमारे जंक्शन है वहाँ पर बैरिकेड्स है। उसके साथ साथ जो स्टेडियम के जो एंट्री पॉइंट हैं, आजू बाजू के रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अच्छा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके साथ साथ पूरा AS चेक का पूरा सिस्टम हम लोगों ने इसमें किया है और जो अंदर आने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी फ्रिस्किंग और चेकिंग के साथ साथ नियोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमने प्रॉपर साइनेजेस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हमारा जो स्पेशलाइज यूनिट है उनका सभी का डिप्लॉयमेंट इसके अंदर किया है। सेमीफाइनल मैच को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारत की जीत का भरोसा भी है। जी, हम मैच के इतने दीवाने हैं कि आज ही चले हैं। सोचे क्या पता विराट कोहली या कुछ हमको दिख जाए प्रैक्टिस के, मतलब बस दिख जाते हुए, तो हम बस आए हैं देखने के लिए यहाँ का नज़ारा कैसे है। वैसे इंडिया चाहे कल पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंडिया ही जीतेगी। जी, कल का मैच एकदम फाइट है, अच्छा है। इंडिया ही जीतेगा कंफर्म। वर्ल्ड कप भी ले जाएगी इंडिया कंफर्म, इसमें सोचने की बात नहीं है। अपनी टीम तो एकदम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय, बॉलिंग, फील्डिंग जिधर भी देखो सब बढ़िया है, इसीलिए इस बार इंडिया। अभी तक की मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, इसलिए हर हिंदुस्तानी को इस बार उम्मीद नहीं, भरोसा भी है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं त्योहारों के सीजन में किस तरह इस साल हर तरफ बाजारों में रौनक दिख रही है। माहौल का असर हर तरह की गाड़ियों की बिक्री पर भी दिख रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के मुताबिक अक्टूबर 2023 में पैसेंजर गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 2 पहिया गाड़ियों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले कुंवर चंद नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे। खुश हैं कि पहले ही दिन उन्हें अपनी पसंदीदा ब्रांड की मोटरसाइकिल मिल गई। धनतेरस पे लेनी थी, एक्चुअल हम ड्यूटी पर्पस से कहीं बाहर फंसे हुए थे, हम उस टाइम आ नहीं पाए, जिसकी वजह से हम आज उठा रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं। जी, पर आप इंतजार कर रहे थे त्योहारों के सीजन का, बाइक खरीदने की। जी, धनतेरस का और इसका दिवाली फेस्टिवल का वेट कर रहे थे हम। तो कोरोना काल चल ही रहा था, फिर ये त्योहार आ गया। त्योहार के मौसम में हर आदमी के अंदर उत्साह होता, मैं कुछ ना कुछ खरीदूं और लूं। इस वजह से इसकी मार्केट में काफी बढ़ोतरी हुई है। कुंवर चंद उन लाखों भारतीयों में हैं जिन्होंने त्योहारों के शुभ मौके पर इस साल गाड़ी खरीदी है। ऑटो डीलरों के मुताबिक
इस सीजन में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। अक्टूबर 2023 में देश में कुल 18,96,000 दोपहिया गाड़ियां बिकी, जो अक्टूबर 2022 की तुलना में 20.1% ज्यादा है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, लोगों को अच्छी बारिश की बार अच्छी हुई है, तो उसके कारण से अच्छे रूरल एरिया में भी अच्छे पैसे लोगों को आए हैं। दूसरा ये है कि हर कंपनी ने बड़ी अच्छी स्कीम्स दी हैं अब की बार। फेस्टिवल सीजन के टाइम में लो इंटरेस्ट पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी हैं। दूसरा फिर लो डाउन पेमेंट पे भी वो दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स भी साथ में हर कंपनी ने गिफ्ट्स दी हैं। तो उसके कारण से लोग जो रुके हुए थे ना, तो वो अब कोरोना के बाद अब खुल के आए हैं। दरअसल दोपहिया गाड़ियों के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अक्टूबर 2023 में इन दोनों सेगमेंट की गाड़ियों में रिकॉर्ड बिक्री देखी गई। ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें सबसे अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड सेल हुई है, करीब 3,90,000 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई है। और जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी अब तक की सबसे ज़्यादा सेल अक्टूबर में हुई। कोरोना के बाद लोगों ने अपनी जो परचेजिंग वो था वो थोड़ा सा होल्ड कर रखा था कि वो सोचते थे कि भाई हमारे पास पुरानी गाड़ी है, उसी को एक और साल कहते हैं। लेकिन अब वो जो है वो साल पूरा टाइम खत्म हो चुका है, तो अब सब चाह रहे थे कि भाई हमें अच्छी डील मिल रही है तो नहीं खरीदे। नवंबर में भी अच्छा है क्योंकि धनतेरस नवंबर में ही थी अब की बार, तो अब की बार नवंबर भी अच्छा जाएगा। ये नवंबर महीना भी मतलब जैसे हमारी धनतेरस पे बहुत अच्छी पिछले साल से अच्छी सेल गई है सभी की। जाहिर है त्योहारों के सीजन में डिमांड काफी बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में माहौल बेहतर हुआ है और नवंबर महीने में ग्रोथ का ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।